हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 8। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक छोटा सा आसवीकरण है हमारे पास जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है कि किस स्टेट असेंबली ने अभी पास किया है सारना कोड नवंबर 2020? विकल्प हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, झारखंड। स्पष्टीकरण: झारखंड असेंबली ने पास किया एक रिसोल्यूशन फॉर अ सेपरेट सारना कोड फॉर ट्राइबल्स। ये रिसोल्यूशन एक स्पेशल कॉलम लाएगा उन फॉलोअर्स के लिए जो कि सारना धर्म को फॉलो करते हैं सेंसस 2021 के अनुसार। सारना के जो फॉलोअर्स हैं वो कुदरत की पूजा करते हैं और अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी के लिए कई दशकों से लड़ रहे हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल 29 आता है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए प्रस्ताव रखता है माइनॉरिटीज की। तो जो सारना धर्म को मारने वाले लोग थे झारखंड में वो असल में माइनॉरिटीज थे और उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो उसको अलग मानते हैं हिंदू से। तो इसीलिए आर्टिकल 29 के तहत जो प्रावधान है उन्हें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा और इसी के चलते सारना कोड को लाया गया है। यानी सारना कोड जो कि पावर्ड है आर्टिकल 29 के तहत, इसकी वजह से जो सारना लोग हैं वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज में काउंट होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फंडामेंटल राइट के अनुसार जो स्टेट है या सरकार है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी हर चिल्ड्रन को जो कि बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से। विकल्प हैं 4 से 18 साल, 4 से 15 साल, 3 से 18 साल या 6 से 14 साल। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, 6 से 14 साल। स्पष्टीकरण: जो कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने आर्टिकल 21 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया जिसके तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है और ये उनका फंडामेंटल राइट होगा। यानी स्टेट अब बाउंडेड है, स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो इसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है इसका जिक्र आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा, मुख्यतः 3 जगह। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स जिसमें ये आता है हमारा आर्टिकल 21 ए। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
जिसमें ये आता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल कॉलम में, और तीसरा आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके तहत ये आता है आर्टिकल 51A में। तो शुरुआत में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे और फंडामेंटल राइट्स थे, ये दोनों में ये चीज प्रोवाइडेड थी, लेकिन ये दोनों नॉन एनफोर्सेबल हैं। यानी सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो एजुकेशन प्रोवाइड ही करे फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। इसी वजह से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया आर्टिकल 21A के तहत, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है ये असल में एनफोर्सेबल होता है कोर्ट के द्वारा, जिस वजह से अब सरकार जो है वो बाध्य है फंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एज अ फंडामेंटल राइट। अगला प्रश्न है, जो डोगरी भाषा है वो मेनली बोली जाती है निम्नलिखित में से किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में? आपके विकल्प हैं लक्षद्वीप, उत्तराखंड, आसाम या फिर जम्मू एंड कश्मीर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर। स्पष्टीकरण, डोगरी लैंग्वेज जो कि असल में इंडो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करती है, इंडो अरेबियन लैंग्वेजेस के भीतर ही मुख्यतः ये 2.3 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी 23 लाख लोगों के द्वारा, और मुख्यतः ये बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये 8th शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है, जो कि भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को कंप्राइज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के द्वारा ओथ और अफर्मेशन जो है प्रेसिडेंट की वो देखी जाती है? विकल्प हैं आर्टिकल 57, आर्टिकल 54, आर्टिकल 60 या आर्टिकल 66। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है आर्टिकल 60। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 60 जो है भारतीय संविधान का, वो ओथ और अफर्मेशन देखता है प्रेसिडेंट द्वारा। यानी जो ओथ होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर वो नहीं है तो ऐसे में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल, वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसके अनुसार 30 जून 2020 को किस लैंग्वेज को हाल ही में जोड़ा गया था? विकल्प हैं मलयालम, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ा। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, उड़िया। स्पष्टीकरण, 2004 में भारतीय सरकार ने तमिल को एक क्लासिक लैंग्वेज बनाया था। 2005 में तमिल के ठीक बाद संस्कृत को एक क्लासिक लैंग्वेज बनाया गया, और इसी के साथ जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा था वो कन्नड़ा और तेलुगु को भी दे दिया गया साल 2008 में। वहीं पे मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है साल 2013 में, और 2014 में उड़िया को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में
ड्यूटीज एंड फंक्शंस बताने के लिए कहा जाता है यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के। विकल्प हैं आर्टिकल 312, आर्टिकल 308, आर्टिकल 316 और आर्टिकल 320। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, आर्टिकल 320। स्पष्टीकरण। आर्टिकल 320 ड्यूटीज एंड फंक्शंस बताता है यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, यानी ये ड्यूटी होगी यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कि वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें अपॉइंटमेंट के लिए यूनियन और स्टेट सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज आप मेनली कह सकते हैं। तो देखिए, इसको ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक व्यक्ति का नाम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये आपके सेकंड गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, ये थे हमारे सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने दो टाइप की सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया भारत में सबसे पहली बार। पहली थी कोविनेटेड सर्विसेज, दूसरी थी अनकोविनेटेड सर्विसेज। जो कोविनेटेड सर्विसेज थी वो हाई पोस्ट के लिए थी और ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल थी? यूरोपियंस के लिए ही अवेलेबल थी। वहीं पे जो अनकोविनेटेड सर्विसेज थी ये लो पोस्ट के लिए थी और ये इंडियंस के लिए भी ओपन थी। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसीलिए इनको हम एक नाम से जानते हैं, वो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। बाद में जो होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें दो चीजों का जिक्र किया गया। सबसे पहला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो हमारा पहला था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी को बाद में हमने इसका नाम चेंज करके रख दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वहीं पे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन था उसका नाम आज भी यही है। तो इनका जो मुख्य काम है वो है एग्जामिनेशन और अपॉइंटमेंट को देखना सिविल सर्वेंट्स के, जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में इंडक्ट किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, साल 2009 में निम्नलिखित में से किसको अपॉइंट किया गया लीडर ऑफ अपोजिशन 15वीं लोकसभा के लिए? विकल्प है अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, अनंता कुमार, सुषमा स्वराज। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, सुषमा स्वराज। स्पष्टीकरण। जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा की, वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के, जो कि ऑफिशियल ओपोजिशन को लीड करते हैं लोअर हाउस में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। साल 2009 में सुषमा स्वराज जो थी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे चुना गया 15वीं लोकसभा के। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म होते हैं हमारे पास। पहला जो टर्म होता है वो होता है
लीडर ऑफ हाउस। दूसरा जो टर्म होता है वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। जो लीडर ऑफ हाउस होगा वो हमेशा रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होगा, वहीं पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो हमेशा ओपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा। अब इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है एक बार वो देख लेते हैं। मान लीजिए हाउस में जो टोटल सीट्स हैं वो 250 सीट्स हैं। यहां पे तीन पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड। पार्टी एक्स के पास 150 सीट्स हैं, पार्टी वाई के पास 50 सीट्स हैं और पार्टी जेड के पास 50 सीट्स हैं। या इसको बदल लेते हैं, पार्टी वाई के पास 40 सीट्स हैं और पार्टी जेड के पास 60 सीट्स हैं। अब अगर हम इस चीज के अनुरूप जाएं तो जो मेजॉरिटी है वो एक्स के पास है और एक्स के जो लीडर हैं वो ए हैं। तो ए जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उन्हीं को हम कहेंगे लीडर ऑफ हाउस। यानी वो पार्टी जिसके पास हाउस में मेजॉरिटी है उसका जो भी लीडर होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा लीडर ऑफ हाउस। वहीं पे जो सेकंड मेजॉरिटी है वो जेड के पास है और जेड के जो लीडर हैं वो हैं बी। तो बी जो होंगे वो हो जाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन वो व्यक्ति होता है जिसकी पार्टी के पास सेकंड सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से, जहां पे लीडर ऑफ हाउस को हम एक और नाम से पुकारते हैं मेजॉरिटी लीडर। और वहीं पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ये जो पोजीशन होगी, इसको हम पुकारते हैं मिनॉरिटी लीडर के तौर पे। ठीक है, ये चीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनियन टेरिटरी के पास रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में? विकल्प है अंडमान और निकोबार के पास, लक्षद्वीप के पास, पुडुचेरी के पास, चंडीगढ़ के पास। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, पुडुचेरी। स्पष्टीकरण, टोटल 8 मेंबर से जो कि इलेक्टेड होते हैं यूटी से, उसमें से 3 होते हैं दिल्ली से, 1 होते हैं पुडुचेरी से और 4 आते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर से। बाकी यूनियन टेरिटरीज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा। तो यदि हम बात करें इस यूनियन टेरिटरी और रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो देखिए जो पार्ट 1 है भारतीय संविधान का, जो हमारा बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, तो ये 3 चीजों को बताता है भारतीय संविधान में। सबसे पहला जो होती हैं भारतीय स्टेट्स, दूसरा जो होती हैं यूनियन टेरिटरीज और तीसरा जो होती हैं टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड। ठीक है, जो स्टेट्स हैं वहां पे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है और टेरिटरीज में भी एक्वायर्ड यानी वो टेरिटरीज जो अभी भारत में शामिल नहीं है लेकिन आगे जाके हो सकती है। तो भारत में केवल 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर है, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जे एंड के जैसे स्टेट्स शामिल हैं। अब यदि हम बात करें इनके बारे में, तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी कि जो हमारी राज्यसभा है,
उसमें जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली से। तो केवल 3 ही यूटीज के पास खुद की लेजिस्लेचर असेंबलीज है, इसी वजह से सिर्फ 3 ही यूटीज का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। और बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो उनका कोई भी ऐसा खास रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम आयु है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पंचायत का मेंबर बनने के लिए? विकल्प है 25 साल, 35 साल, 18 साल या फिर 21 साल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी 21 साल। स्पष्टीकरण, जो न्यूनतम आयु है पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए वो 21 साल है। जो पर्सन है वो पंचायत की सीट को किसी भी लेवल पे नहीं लड़ सकता अगर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, पंचायत के, और वो 21 साल का नहीं हुआ है तो उस समय पे जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा है। तो यदि हम बात करें पंचायत की, तो जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1993 का, इस एक्ट ने 11 शेड्यूल को ऐड कर दिया संविधान में और 3 लेयर की पंचायत सिस्टम बनाया। सबसे जो टॉप लेयर है वो है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है। फिर आता है हमारा पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे आती है। और फिर आता है हमारा ग्राम सभा जो विलेज लेवल पे आता है। जिला परिषद और पंचायत समिति इन दोनों के ही होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी जो भी व्यक्ति इनका हिस्सा बनता है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। ग्राम सभा इकलौता ऐसे लेवल है जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, यानी जनता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। लेकिन इनमें से किसी भी लेवल पे चुनने के लिए सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां पे वो सिस्टम है उसके इलेक्टोरल रोल में नाम होना जरूरी है और 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होना जरूरी है उस समय जिस टाइम पे नॉमिनेशन भरा जा रहा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होती है तो कोई भी पर्सन नॉमिनेशन नहीं भर सकता है इनमें से किसी भी लेवल पे चुने जाने का। और पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उसे कौन देखता है? उसे राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। इन तीनों लेवल पे ही जो टर्म है सरकार में बने रहने का वो 5 साल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर्स दिए गए हैं अमेंडमेंट करने के लिए? विकल्प है पार्ट 20 में, पार्ट 11 में, पार्ट 13 में या पार्ट 15। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए पार्ट 20। स्पष्टीकरण, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसेस है वो है कि जो नेशन का फंडामेंटल लॉ है या सुप्रीम लॉ है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हालातों के अनुसार बदलाव करना। यानी जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने का वो पार्ट 20 में दिया गया है आर्टिकल 368 में। और ये प्रोसीजर एंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब बदला जाए तो इस हिसाब से बदला जाए जो समय की मांग है, लेकिन जो भी आर्बिट्री पावर है पार्लियामेंट की वो पूर्ण तरीके से स्टैब्लिश ना हो पाए। इसी में 1973 का जो केशव नंदा भारती केस है
वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके तहत अगर कोई भी अमेंडमेंट संविधान के मूलभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को आहत करता है तो वो अमेंडमेंट उसी वक्त नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी वो अमेंडमेंट उसी वक्त बंद कर दिया जाएगा। ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा पार्ट 20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डीलिमिटेशन कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए? विकल्प हैं दीपक गुप्ता, रंजन प्रकाश देसाई, आर के अग्रवाल और पिनाकी चंद्रा घोष। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, रंजना प्रकाश देसाई। स्पष्टीकरण, जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई को अपॉइंट किया गया डीलिमिटेशन कमीशन के हेड के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने पर्सन्स को जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में, उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड है, लेकिन उससे पहले जो आपके विकल्प हैं वो हैं 10 मेंबर्स को, 15 मेंबर्स को, 3 मेंबर को या 12 मेंबर को। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, 12 मेंबर्स को। स्पष्टीकरण, राज्यसभा में 250 मेंबर्स की कुल क्षमता है, जिसमें से 238 मेंबर जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। वहीं पे जो 12 मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा के सभी मेंबर्स को जो मैक्सिमम टेन्योर है सर्व करने का वो 6 साल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नहीं है, यानी कि वो नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। तो जो 6 साल का प्रावधान है वो आया कहां से? वो आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको अगली बार भी कितने भी समय के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इंस्टीट्यूशंस में से किस इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि वो रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को उन प्रिंसिपल्स पे जो कि ग्रांट्स इन एड से और रेवेन्यू से डील करते हैं स्टेट्स के आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? विकल्प है फाइनेंस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे ए, फाइनेंस कमीशन। स्पष्टीकरण, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बनाई गई है अलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इसे आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया जाता है भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा और ये डिफाइन करता है फाइनेंशियल रिलेशंस को सेंटर और स्टेट के बीच में। सबसे पहली बार इसको 1951 में बनाया गया था। प्रेसिडेंट हर 2 साल बाद प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 2 साल बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया था और उसके बाद से लेके अब तक हर 5 साल बाद इसको अपॉइंट किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी उसको जो पावर मिलती है एस्टेब्लिशमेंट की वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 280 से या 280 से मिलती है। लेकिन ये एक
टेम्पररी बॉडी है, यानी इसको हर 5 साल में एक बार अपॉइंट किया जा सकता है या फिर 5 साल पूरे होने के बाद अपॉइंट किया जाता है, डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। और ये टोटल 5 मेंबर्स को कंप्राइज करता है, जिसमें एक होते हैं चेयरमैन और बाकी 4 होते हैं उसके मेंबर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रेसिडेंट्स में से किस प्रेसिडेंट ने यूनियन लेबर मिनिस्टर के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं? विकल्प हैं जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, वीवी गिरी या एन संजीवा रेड्डी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी वीवी गिरी। स्पष्टीकरण, वराहगिरी वेंकटागिरी 10 अगस्त 1894 से 24 अगस्त 1980 तक सर्व करने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, चौथे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक अपनी सेवाएं दी। और ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुना गया था। वीवी गिरी जो थे वो लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट के काफी करीब थे अपने पूरे करियर के दौरान, और इसी के साथ साथ वो फाउंडिंग मेंबर भी थे ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के, जिसे 1923 में बनाया गया था। और इसी के साथ उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी सर्व किया इस कमीशन के 1 डिकेड तक। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार ने जो प्रीफिक्स है एमजी वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में किस साल जोड़ा था? विकल्प हैं साल 2012 में, साल 2018 में, सॉरी 8 में, साल 2009 में या साल 2007 में। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी 2009। स्पष्टीकरण, जो प्रीफिक्स है एमजी वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा में 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया और फाइनली पार्लियामेंट में इसको एक्सेप्ट करने के बाद इंप्लीमेंट किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट में भारत के। इस पायलट एक्सपीरियंस के आधार पे नरेगा जो था उसे भारत की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया 1 अप्रैल 2008 के तहत, यानी मनरेगा जो है वो एक लीगल एंटाइटलमेंट। तो पहले इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, बाद में एमजी जोड़ने के बाद इसका नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2008। असल में ये 100 डेज का अनस्किल्ड पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हर एक व्यक्ति को, और ये पूर्ण तरीके से आता है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जब बात होती है रूरल एम्प्लॉयमेंट की, और ये आता है म्युनिसिपैलिटीज के अंदर। जब बात होती है अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है क्या काम करवाना है, उसका कितना पे आउट रहेगा और वो कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन 100 दिनों का मिनिमम 100 दिनों का जो काम है वो देना ही होगा, ये कंपलसरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पीरियड के दौरान मोरारजी देसाई ने सर्व किया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे? विकल्प हैं 1967 से 1969, 1970 से 1971, 1964 से 1966 या 1966 से 1967 तक। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
सही उत्तर है यहाँ पे ए 1967 से 1969। स्पष्टीकरण। मोरारजी देसाई जिनका जन्म होता है 29 फरवरी 1896 को गुजरात में। मोरारजी देसाई बुलसार में पैदा हुए, जिसे आज हम वलसाड़ के नाम से जानते हैं गुजरात में। विल्सन कॉलेज से बॉम्बे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं गोधारा में। उसके बाद 1930 में उन्होंने उस पोस्ट से रिजाइन दे दिया। इसके बाद इन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और वहीं पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया ब्रिटिश राज के खिलाफ। मोरारजी देसाई भारत के 6वें प्रधानमंत्री भी थे, और इसी के साथ वो दूसरे उप प्रधानमंत्री भी थे भारत के, 31 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे जब राजीव गांधी ने शपथ ली भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर? विकल्प हैं ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा या एन संजीवा रेड्डी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह। स्पष्टीकरण। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो पहले सिख थे जिन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर पे सर्व किया भारत में 1982 से 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख भी थे जो प्रेसिडेंट बने थे। अगला प्रश्न है, जो सरकार है वो बाध्य है हर एक मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए, हर एक प्लेस को बचाने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है या फिर हिस्टोरिक इंटरेस्ट का है, संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा गया है? आपके विकल्प हैं आर्टिकल 48, आर्टिकल 46, आर्टिकल 49 या आर्टिकल 47। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे सी 49। स्पष्टीकरण। आर्टिकल 49 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन सब को प्रोटेक्ट करके रखे, चाहे तो लॉ में या फिर बिना लॉ के, और इन सब को बर्बाद होने से बचाए। तो असल में जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का जो डिवीजन है उसका आर्टिकल नंबर 49 ये बाध्य करता है सरकार को इन चीजों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है कि जो एक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इंडिया का, जो कि क्रॉस सेक्शन इंडियन के लीडिंग कैपिटलिस्ट द्वारा प्रिपेयर किया गया था 1944 में, उसको हम किस प्लान के नाम से जानते हैं? विकल्प है मैसूर प्लान, कलकत्ता प्लान, इलाहाबाद प्लान या बॉम्बे प्लान। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी बॉम्बे। स्पष्टीकरण। बॉम्बे प्लान को इंडियन इंडस्ट्रीज के ग्रुप ने या टेक्नोक्रेट्स के ग्रुप ने बनाया था, जिसमें आते हैं आपके जीआरडी टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरबाई लाल भाई और अर्देशीर दारब शिशोरॉफ, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जॉन मथई। जनवरी 1954 में 15 साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आज़ादी के बाद इस प्लान को लाया गया था, जिसे हम कहते हैं अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। इसे दो पार्ट्स में लिखा गया। सबसे पहली बार 1944 में से पब्लिश किया गया और फिर 1945 में। अगला प्रश्न है कि जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स के भारतीय संविधान में, वो हमने किस संविधान से लिए हैं? विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्पष्टीकरण, जो फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान में वो हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इंडियन डांसर्स में से पहली वुमन कौन सी थी जो कि राज्यसभा की मेंबर बनी? विकल्प हैं रुक्मणी देवी अरुंदले, मधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई या फिर सरोज खान। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए रुक्मणी देवी अरुंदले। स्पष्टीकरण, रुक्मणी देवी अरुंदले पहली इंडियन थी जिन्हें नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के मेंबर के तौर पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अमेंडमेंट्स में से किसने फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा था आर्टिकल 51A में? विकल्प हैं 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 या 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे बी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। स्पष्टीकरण, जो नई फंडामेंटल ड्यूटी थी आर्टिकल 51A के तहत वो 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ी गई, जो थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसे हम आमतौर पे एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से भी पुकार लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो टर्म है पार्लियामेंट वो किस चीज को रेफर किया जाता है? विकल्प है राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या नेशनल लेजिस्लेचर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे नेशनल लेजिस्लेचर। स्पष्टीकरण, पार्लियामेंट नेशनल लेजिस्लेचर को कहा जाता है। लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल को कंपोज करती है जो कि डायरेक्ट इलेक्शंस के बेसिस पे आए हैं। वहीं पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हाउस की वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 552 तय की गई है। अगला प्रश्न है, जो फोरमोस्ट राइज होता है राइट टू फ्रीडम वो कौन सा है? विकल्प है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फ्रीडम टू असेंबल या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। स्पष्टीकरण, जो सबसे मूलभूत अधिकार है राइट टू फ्रीडम का वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं होगा और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं होगा जब तक कि जो प्रोसीजर है लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ उसे फॉलो करके चीजों से डिप्राइव नहीं किया जाता है। ये जो राइट है ये हर पर्सन, सिटीजन और फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, किस साल में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी इनेक्ट किया गया? विकल्प है 1985, 1997, 1978 या 2002। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी 2002।
स्पष्टीकरण, साल 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया और इसके तहत आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया, जिसके तहत जो स्टेट है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगी सभी चिल्ड्रंस को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है। यानी जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है और पार्ट 3 के द्वारा प्रोटेक्टेड है। इसी के तहत हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।